Good morning, all dear students. If you are new to this channel, then subscribe and press the bell icon. बच्चों, आप लोगों का हार्दिक स्वागत है आपका प्यारा चैनल A to Z स्टडी पॉइंट पर। मैं प्रदीप सर, आज हम क्लास लेके आए हुए हैं कक्षा 7 की पाठ्यपुस्तक इतिहास। आइए चलिए देखते हैं क्या किस तरह से इस इतिहास में लिखा हुआ है। बच्चों देख रहे हैं क्या लिखा है कि मध्यकाल में भारत, अध्याय 1 का शुरू कर रहे हैं। तो आइए इसे अच्छी तरह से समझने का प्रयास करेंगे। तो देखने का था इतिहास हजारों साल पहले के मानवों की विकास यात्रा की कहानी है। इतिहास की विभिन्न समय सीमा को समझने के लिए इसे 3 कालखंडों में बांटा गया। बच्चों आजकल अधिकतर परीक्षा में क्वेश्चन इसी कहानी से ही दिया जाता है। तो आइए कहाँ से क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है आपको हम शेयर करते चलेंगे, तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। देखिए क्या कहता है, इतिहास की विभिन्न समय सीमा को समझने के लिए इसे 3 कालखंडों में बांटा गया है। ये आपकी परीक्षा में इस बार क्वेश्चन को पूछा गया था कि इतिहास के कालखंडों को कितने भागों में बांटा था, तो 3 भागों में बांटा हुआ था। तो पहला क्या है, प्राचीन काल, दूसरा है मध्यकाल एवं तीसरा है आधुनिक काल। तो देखें इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा गया है। तो पहला प्राचीन काल, मध्यकाल एवं आधुनिक काल। ये आपका क्वेश्चन यहाँ 2 क्वेश्चन यहाँ से निकल के आया है। आइए देखते हैं। अपने पिछली कक्षा में भारत के प्राचीन इतिहास के बारे में पढ़ा। आधुनिक भारतीय इतिहास की जानकारी आपको आगे की कक्षा में मिलेगी। इस कक्षा में आप भारत के मध्यकालीन इतिहास का अध्ययन करेंगे। ये क्या कह रहा है कि इस पाठ में जो है हम लोग मध्यकालीन इतिहास के बारे में अध्ययन करेंगे। तो क्या कहता है कि भारतीय इतिहास का मध्यकाल लगभग 1000 वर्षों का है। यानी मध्यकाल हमारा इतिहास कब का है, 1000 वर्षों का है। इन 1000 वर्षों में भारत में कई सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक परिवर्तन हुए। कहता है कि जब हमारा मध्यकाल का शुरुआत हुई तो क्या हुआ, भारत में सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक परिवर्तन भी हुए। इन परिवर्तनों की पड़ताल इतिहास के विकासमान धारा को समझने के लिए जरूरी है। अब कहता है इस तरह यदि परिवर्तन हुए तो क्यों परिवर्तन हुए, कैसे हुए, इसके बारे में समझना चाहिए। कहता है किसी भी क्षेत्र के इतिहास की जानकारी के लिए वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों को जानना आवश्यक है। देखिए बच्चों यहाँ पर क्या कर रहा है कि किसी भी क्षेत्र के इतिहास की जानकारी के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है, तो हमें भौगोलिक परिस्थिति के साथ गुजरना पड़ता है, तब उसके बारे में अच्छी तरह समझ सकते हैं। अब यहाँ क्या कहता है, भौगोलिक जानकारी के लिए मानचित्र एक सशक्त माध्यम है और प्राचीन भारत में मानचित्रकारी का ज्ञान अविकसित था। यानी पुराने समय में, प्राचीन समय में मानव चित्रकारी का ज्ञान अविकसित था, ये कह रहा है। अब कहता है कि व्यापार एवं साम्राज्य के विस्तार ने मानचित्र की आवश्यकता को जन्म दिया और मानचित्र के विकास का श्रेय अरब एवं यूरोप के भूगोलवेताओं को जाता है। इन मानचित्र का विकास कैसे हुआ, तो अरब के और यूरोप के भूगोलवेता जो थे उनके द्वारा ये शुरुआत की गई। अब कहता है मानचित्रों के माध्यम से वहाँ के व्यापारियों ने भारत आकर मानचित्र की महत्ता के प्रति भारतीयों में रुचि जगाई। अब कौन, तो ये जो यूरोप से जो अरब एवं यूरोप के भूगोलवेता जो आए, तो भारत में उसने कहा कि मानचित्र के बारे में उसके महत्व को समझाया और उसके साथ उसकी जानने की इच्छा भी जग गई। अब देखते हैं क्या कहता है कि मानचित्र 1 को यह मानचित्र अरब के भूगोलवेता अल इदरीसी के द्वारा 1154 में बनाए गए विश्व मानचित्र में भारतीय उपमहाद्वीप को दर्शाता है। यानी विश्व की मानचित्र को कौन दर्शाया था, तो अल इदरीसी के द्वारा 1154 में से बनाया गया है। कहता इस मानचित्र में आपको दक्षिण भारत का इलाका, वर्तमान उत्तर भारत के क्षेत्र में दिखाया गया जो भी क्षेत्र होता है उसके बारे में आप अच्छी तरह से अध्ययन कर सकते हैं। कहता श्रीलंका के द्वीपी इस मानचित्र के ऊपरी हिस्से में अंकित है। और अब मानचित्र 2 का अवलोकन कीजिए, और यह मानचित्र फ्रांस के मानचित्र गियोलॉम द लिस्ली के द्वारा 1720 में बनाए गए विश्व के नक्शे से लिया गया है और इसमें भी भारतीय उपमहाद्वीप को दिखाया गया, लेकिन दोनों चित्रों में काफ़ी अंतर है। बच्चों यहाँ पर जो देख रहे हैं क्या कह रहा है कि मध्यकाल में भारत, क्या अगर इसका कारण यह है कि दोनों चित्रों को बनाए गए की कालावधि में उपमहाद्वीप के बारे में सूचनाएं काफ़ी बदल गई थी। तो चित्र 2 भारतीय महाद्वीप के वर्तमान मानचित्र से काफ़ी मिलता जुलता है, ये कह रहा है। ये देखें इस तरह से मानचित्र का अध्ययन किया गया था। और ये क्या कह रहा है कि मानचित्र या नक्शा बनाने वाले को क्या कहते हैं, ये आपसे क्वेश्चन को पूछा जाता है। तो मानचित्र या नक्शा बनाने वाले को क्या कहते हैं, मानचित्रकार कहलाता है। ये आपका क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन को लिख सकते हैं। आप कहते हैं इस कला को मानचित्रांकन या मानचित्रकारी कहा जाता है, जिसको कार्टोग्राफी भी कहा जाता है। ये आपका परीक्षा में क्वेश्चन पूछने लायक है।
अब आइए बच्चों देखते हैं क्या है कि अल इदरीसी का बनाया हुआ दुनिया के नक्शे का एक हिस्सा जिसमें भारतीय उपमहाद्वीप को दिखाया गया। ये जो आपके सामने में दिखाई दे रहा है ये अल इदरीसी के द्वारा बनाया गया ये मैप है बच्चों। आइए और देखते हैं क्या लिखा है कि स्पेन में जन्मे अल इदरीसी। अब क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि अल इदरीसी का जन्म कहाँ हुआ था, तो स्पेन में जन्म हुआ था, इसे याद रखेंगे। और अल इदरीसी कौन था, वे एक महान भूगोलवेता व लेखक थे। ये भी आपसे यहाँ से क्वेश्चन 3 क्वेश्चन यहाँ से टच किया जाता है। और कहता है उन्होंने सिर्फ ऐतिहासिक कीमती जानकारी दी बल्कि पृथ्वी के कई हिस्से के नक्शे के बारे में भी जानकारी दी, ये इसमें कहा रहा है। अब आइए आगे बढ़ते हैं क्या कहा रहा है, मुख्य मुख्य चीज़ों को हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। कहता जब कोई इतिहासकार प्राचीन दस्तावेजों, नक्शों और लेखों का अध्ययन करता है तो उसको क्या कहते हैं, उसके लिए ऐतिहासिक पृष्ठभूमि तथा सूचनाओं के संदर्भ का ध्यान रखना उसे काफ़ी आवश्यक हो जाता है। इस तरह से इसको देखते हैं, आगे भी कुछ लिखी हुई है उसके बारे में देखते हैं। अब क्या कह रहा है बच्चों, देख रहे हैं कि भाषा और अर्थ में भी बदलाव होता है। जैसे मध्यकाल की फारसी तथा आधुनिक फारसी भाषा में काफ़ी भिन्नताएं हैं। अब ये कहता है कि ये जो मध्यकाल की फारसी आधुनिक फारसी है दोनों में काफ़ी अंतर है। और ये क्या कहता है कि आज इतिहासकार मिनहाज सिराज ने इन शब्द का प्रयोग किया 13वीं सदी में, यही इसमें कहा जा रहा है। अब आगे देख रहे हैं, ये आप जो देख रहे हैं ये मैप 18वीं सदी के आरंभ में एक गिब्रल्म द लिस्ले के द्वारा बनाया हुआ ये उपमहाद्वीप का चलचित्र को दिखाई दे रहा है। बच्चों देख रहे हैं यहाँ पर क्या कहा कि इस शब्द का प्रयोग इस महाद्वीप, भूगोल, पशु पक्षी तथा वहाँ के लोगों के रहन सहन को देखते हुए उनका वर्णन किया गया है, जो कि इसमें पहले 14वीं सदी के कवि अमीर खुसरो ने भारत के भूगोल एवं सांस्कृतिक पहचान के लिए हिंद शब्द का प्रयोग किया था। यानी हिंद शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, तो अमीर खुसरो ने हिंद शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था, ये कहा जा रहा है। आइए उसके बाद आगे बढ़ते हैं और क्या लिखा है कि सोचिए क्या आपको ऐसे कुछ और शब्द का ध्यान आता है जिसका अर्थ अलग अलग संदर्भ में होता है। तो आपको सोचने के लिए कहा रहा है, इसे अच्छी तरह से देखें बच्चों, समझें। और यहाँ क्या कहा रहा है, देख रहे हैं कि ये मध्यकाल में भारत में महत्वपूर्ण परिवर्तन क्या क्या हुए उसके बारे में बताया जा रहा है। और यहाँ पर क्या कहा रहा है कि प्रौद्योगिकी में बदलाव, किस तरह प्रौद्योगिकी में बदलाव हुआ है, ये कह रहा है इस काल में अलग अलग समय पर कुछ नए प्रौद्योगिकी का प्रारंभ हुआ जो कृषि के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाने को देखने को मिलता है। उस समय क्या कहता था, सिंचाई के लिए रहर से होने लगी, उसमें रहर से सिंचाई की व्यवस्था था, ये भी याद रखेंगे। और जिससे उत्पादन में वृद्धि हुई, कताई में चरखे का इस्तेमाल होने लगा। और इसी काल में क्या कहता था, युद्ध के दौरान क्या कहता, तोप एवं बारूद वाले हथियार का प्रयोग होने लगे। और इसी काल अवधि में क्या होने लगा, में आलू, मक्का, मिर्च, चाय और काफ़ी जैसी फसलें विदेशों के द्वारा लाई गई। ये जो विदेश से जो भी चीज़ आप आलू खा रहे हैं, मक्का खा रहे हैं, ये विदेश का चीज़ है बच्चों, इसे आप याद रखेंगे। आइए क्या कहता है कि नए सामाजिक एवं राजनीतिक समूह क्या क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। कहता मध्यकाल में लोगों की गतिशीलता में वृद्धि होने लगी है, रोजगार के अवसर भी बढ़ने लगे हैं और लोग एक दूसरे स्थान तक आना जाना बढ़ गया, ये इसमें कहा जा रहा है। ये इसी तरह से ये मुख्य टॉपिक इसमें दिया हुआ है। और ये जो देख रहे हैं आपका रहट का चित्र दिया हुआ है, इसे अच्छी तरह से देखें, जिससे कि पानी निकाल कर सिंचाई की व्यवस्था क्या करते थे। बच्चों देख रहे हैं क्या कर रहा है कि किसान हुए, किसान के पास कुछ जमीन थे और उसे काफ़ी ज़मीनें भी छोटे किसान को चुकाने का अतिरिक्त मालिक वर्ग की बेगार करने के लिए मजबूर कर देते थे। अब यहाँ कुछ क्वेश्चन यहाँ ये देखने के लिए मिलता है। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि बेगार किसे कहते हैं, तो जब किसी मजदूर को काम करने के बाद पारिश्रमिक में कुछ हिस्सा नहीं मिले तो उस काम को बेगार कहा जाता था। इस तरह से इसको समझना चाहिए बच्चों। अब देखते हैं बच्चों क्या है कि पुराने एवं नए धर्म का क्या उद्भव हुआ, कैसे हुआ, तो चलिए देखते हैं। कहता है कि मध्यकाल में धार्मिक परंपराओं में बड़ा परिवर्तन देखने को मिला, यानी धर्म पर काफ़ी मतभेद किया गया और देवी शक्तियों में लोगों की आस्था प्रायः सामूहिक होती थी और लेकिन कभी कभी यह बिल्कुल व्यक्तिगत स्तर पर भी होती थी, ये इसमें कहा रहा है। अब इसमें से और कुछ देखने को तो नहीं मिल रहा है। और यहाँ पर देख रहे हैं ये वसुधैव कुटुंबकम की विश्व की मानव दृष्टि हिंदू धर्म का सारांश को देखने को मिलता है। बच्चों देख रहे हैं अब यहाँ क्या कह रहा है, अब देख रहे हैं अच्छी तरह से कि मानवतावादी दृष्टि ही धर्म का सारांश है। भगवद गीता हिंदू धर्म का पवित्र धर्म ग्रंथ है। इसमें ज्ञान योग एवं कर्म योग के आधार पर किसी भी प्रकार के भेदभाव को मिटाकर समभाव का संदेश दिया गया है, ये इसमें इस तरह से कहा जा रहा है। और ये क्या कहता है कि ऐसी मान्यता है कि अल्लाह ईश्वर के संदेशों का संग्रह है, जिसे उसमें अपने दूत जिब्राइल के माध्यम से पैगंबर मोहम्मद तक पहुँचाया था, ये इस तरह से इसमें कहा जा रहा है। अब आगे देखते चलते हैं कि और इसमें क्या कह रहा है, मुख्य इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता रहे हैं। अब कहता है ऐतिहासिक स्रोत। ऐतिहासिक स्रोत क्या होते हैं कि पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत होते हैं।
तो मध्यकाल के इतिहास की जानकारी के लिए हमें मुख्य रूप से दो स्रोत का इस्तेमाल करते हैं। ये आपके सामने में दिखाई दे रहा है, ये दोनों स्रोत काफ़ी महत्वपूर्ण है। बच्चों ये देख रहे हैं यहाँ पर क्या कह रहा है, अच्छी तरह से देखें कि अभिलेखागार किसे कहते हैं कि जहाँ दस्तावेजों और पांडुलिपियों को संग्रहित कर रखा जाता है उसे अभिलेखागार कहते हैं। ये क्वेश्चन आपको परीक्षा में पूछ सकता है। आइए उसका देखते हैं क्या कहता है कि तबकात क्या है। तो सामान्य इतिहास से संबंधित ग्रंथ को तबकात कहा जाता है, जिसमें विभिन्न वर्गों के बारे में ऐतिहासिक जानकारी दी जाती है। ये इस तरह से लिखा गया है। अब ये क्वेश्चन भी आपसे बन सकता है। अब कहता है कागज का आविष्कार प्राचीन चीन में हुआ था। क्वेश्चन यदि पूछा जाए कागज का आविष्कार कहाँ हुआ था, तो चीन में हुआ था और 8वीं शताब्दी में यह ज्ञान इस्लामिक विश्व तक पहुंचा और वहां से 11वीं शताब्दी में ज्ञान यूरोप गया, जिसके बाद कई सुधार किए गए। ये आपको देखने को मिल रहा है बच्चों। अब यहाँ पर क्या कहता है देखा जाए। अब यहाँ देख रहे हैं बच्चों क्या कह रहा है कि मध्यकाल के इतिहास की जानकारी अल बरूनी, हसन निजामी, मलिक इसामी, मिनहाज उस जैसे इतिहासकारों की पुस्तकों से मिलती है। तो इसमें अल बरूनी की तहकीक ए हिंद, सिराज की तबाकात ए नासिरी व हसन निजामी की ताज उल तनासिर जो होते हैं, ये विशेष रूप से क्या है उल्लेखनीय है। और एक अज्ञात लेखक द्वारा लिखे गए चचनामा से अरबों के सिंध विजय की जानकारी मिलती है। ये भी आपसे क्वेश्चन मिल सकता है कि चचनामा क्या है। आइए चलते हैं आगे कि अमीर खुसरो एक महान कवि थे। ये जो देख रहे हैं ये अमीर खुसरो है। इसके बारे में अच्छी तरह से आप देखें समझें। ये अमीर खुसरो मध्यकाल के एक महान विद्वान एवं कवि था, ये कह रहा है। और उनका जन्म उत्तर प्रदेश के पटियाली एटा नामक गांव में हुआ था 1253 ईस्वी में। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो सुल्तान बलबन के समय के शासन संपर्क में आए थे। उन्होंने 8 सुल्तानों का शासन देखा था। किसने? अमीर खुसरो ने 8 सुल्तानों का शासन को देखा। वे प्रथम भारतीय लेखक थे। कौन? अमीर खुसरो, जिसने अपने लेखन में हिंदी के शब्दों और मुहावरों का प्रयोग काफ़ी संख्या में किया था। वे मुद्दा इतिहासकार नहीं थे, परंतु उनकी द्वारा रचित मसनवी दीवान तत्कालीन भारतीय इतिहास के बारे में पर्याप्त जानकारी भी मिला करते हैं। अब आगे चलते हैं और क्या कह रहा है बच्चों देख रहे हैं। यहाँ आपको दिखाई दे रहा है कि मध्यकाल में झारखंड। तो मध्यकाल में झारखंड दिल्ली या बाहरी सल्तनत के सीधे कब्जे से मुक्त था और छोटा नागपुर संथाल परगना से लेकर उड़ीसा और मध्य प्रदेश तक फैली जनजातियां के लिए झारखंड शब्द का पहला प्रयोग संभवतः मध्यकाल से ही शुरू हुआ। यानी झारखंड शब्द का पहला प्रयोग कब हुआ था? मध्यकाल से ही शुरू हुआ। इस कहानी को आपने देखा बच्चों, कैसा लगा? और उसके बाद आपके साथ ये क्वेश्चन आंसर को भी शेयर करेंगे। आप ये देख रहे हैं, आपके साथ क्वेश्चन आंसर भी शेयर करेंगे। तो इसका नेक्स्ट पार्ट वीडियो देखना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरी वीडियो को आप अंत तक देखें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।